नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 26 को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 की क्लॉज बी, सी, डी और साथ में देखेंगे कि यही क्लॉजेस कहीं ना कहीं सेक्शन 48 इंडियन एविडेंस एक्ट जो अब 42 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई है, वहां पर कहीं ना कहीं एक जैसी लगती हैं दोनों सेक्शंस। बट आज मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा। आप रजिस्टर लेकर बैठे होंगे, इंपॉर्टेंट बातों को जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये बात आपको जनरली दूसरी कहीं वीडियोस में मिलेंगी नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है नहीं तो कोई डिटेल से पढ़ाता नहीं है। बट आपको इंपॉर्टेंट बेसिक नहीं है, बट कहीं ना कहीं देखिए आपको लॉ पढ़ना जरूर सिखाएंगी ये। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात आएगी तो इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है मेन प्रोविजन और दूसरा पार्ट होगा ए से लेकर एच तक जितने भी क्लॉजेज हैं उनमें से कोई एक। तो पहले देखें, रिवीजन के लिए देख रहा हूं, बस जल्दी से बता दूंगा कि सेक्शन 26 का मेन पार्ट क्या कहता है। तो मेन पार्ट में एक तो स्टेटमेंट होना चाहिए किसी पर्सन का, और वो स्टेटमेंट होना चाहिए रेलेवेंट फैक्ट्स का। उस स्टेटमेंट के अंदर सुसंगत तथ्य ही बताए गए हों। अगर इस स्टेटमेंट में लिखे हुए तथ्य सुसंगत नहीं है किसी प्रोसीडिंग से या सूट में, तो फिर वो स्टेटमेंट इस सेक्शन में रेलेवेंट कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात कि यहां जिस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया रेलेवेंट फैक्ट का, वो व्यक्ति अनअवेलेबल है, वो अवेलेबल नहीं है। कितने तरीके से? 4 तरीके से वो अवेलेबल नहीं है। वो हमने ऑलरेडी पहली वीडियोस में पढ़ लिया है। तो ये मेन प्रोविजन है सेक्शन 26 का। पहले ये बात पूरी होनी चाहिए, और प्लस फिर साथ में 8 क्लॉजेज में से किसी एक क्लॉज की कंडीशंस पूरी होंगी, देन वो स्टेटमेंट जो मेन क्लॉज में लिखा गया वो रिलेवेंट होगा। तो क्लॉज ए क्या कहती है? डाइन डिक्लेरेशन, बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया है। अब आती है बात क्लॉज बी की। क्लॉज बी में देखिए, पहले हेडिंग लिखा हुआ था इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर वही स्टेटमेंट जो रेलेवेंट फैक्ट का है उन 4 में से किसी एक व्यक्ति ने दिया जो अब अवेलेबल नहीं है, एज ए विटनेस कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन वो कब दिया था? अब अवेलेबल नहीं है, इट मींस अब नहीं दिया उसने स्टेटमेंट, पहले कभी दे रखा था। लेकिन पहले कभी भी कैसे दिया था, किन सिचुएशंस में दिया था, तो वो है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये इसके मेन थीम है क्लॉज बी की। ये पहले क्लॉज 2 हुआ करती थी, लेकिन अब ये हेडिंग हटा दिया है वहां से। बट मैं आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज ना दिखाकर उसका क्रक्स आपको बता रहा हूं दोस्तों। क्रक्स आप समझ लेंगे, फिर आप मेन है उसमें मेयर एक्ट में जाकर एक लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसमें पहले आप समझते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब कहीं ये लेन देन है क्या, ट्रेड है क्या, कॉमर्स है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पहले देखते हैं ऑर्डिनरी कोर्स। ये मैंने पहले भी बहुत डिटेल में बताया। ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब है इन रूटीन मैनर, इन रूटीन मैनर, या फिर कहें तो हैबिचुअली कोई पर्सन उसी काम को रोज करता है, रूटीन में करता है। अब मैं आपको एक वीडियो रूटीन में रोज वीडियो देता हूं एक आपको, इट मींस मैं ये रूटीन में कर रहा हूं। इट इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, रोज दे रहा हूं, रूटीन में दे रहा हूं और एक पर्टिकुलर टाइम पर दे रहा हूं, इट मींस आई एम गिविंग यू वीडियोस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हैबिट है मेरी, हैबिचुअली दे रहा हूं। और बिजनेस का मतलब ट्रेड से नहीं है बिल्कुल भी, बिजनेस का मतलब है एक्टिविटी से। तो इस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इफ एनी पर्सन डज एनी वर्क इन रूटीन मैनर, नॉट नेसेसरीली डेली। रूटीन का मतलब ये नहीं है कि डेली हो। मैं 2 दिन बाद करता हूं, मैं हर 4 दिन बाद आपको वीडियो देता हूं। कोई व्यक्ति हर 2 दिन में एक पर्टिकुलर ऑफिस में आता है और पर्टिकुलर वर्क करके चला जाता है, तो ये उसका रूटीन है। रूटीन कुछ भी हो सकता है, बट रूटीन मैनर में होना चाहिए। रूटीन का मतलब डेली जरूरी नहीं है डेली हो, अगर डेली भी हो रहा है तो वो रूटीन हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली कि वो डेली ही होना चाहिए। एंड मेंटेन्स सम रिकॉर्ड, और फिर कुछ वो डेली रूटीन में जो वर्क कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कुछ ना कुछ अभिलेख तैयार करता है और उनको रखता है। सच मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड मेंटेनिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो वो रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया और इस मैनर में किया, उसी को कहेंगे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा इसने किया है। क्लॉज बी ऑफ 26 अब बात करती है
एनी एंट्री या फिर एनी मेमोरेंडम, कुछ भी लिखा गया है, कोई एंट्री कर दी गई, कोई एक मेमोरेंडम दिया गया, कोई एक स्टेटमेंट लिखा गया, कहां? मेड इन बुक्स। दूसरी बात कि यही एंट्री या यही मेमोरेंडम किया गया था किसी पर्सन के द्वारा, कब? जब वो अपनी कोई प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहा था, इन डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी। प्रोफेशनल को हिंदी में लिखते हैं वृत्तिक। वृत्तिक, जब कोई अपनी वृत्तिक ड्यूटी कर रहा था, निर्वहन कर रहा था अपने कर्तव्य का, तब उसने कोई एंट्री की थी, कोई मेमोरेंडम लिखा था, तो भी कहा जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल ड्यूटी में कर रहा है तो प्रोफेशनल का मतलब होता है रूटीन में ही हो गया, रूटीन वर्क है उसका। और ध्यान देना, जब ये बुक की बात आती है तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये बुक जो है ना, सच बुक मस्ट बी केप्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि देखिए, ये बुक ऐसी हो सकती है कि आज इस बुक में एक पर्सन एंट्री करे, कल को दूसरा करे, परसों तीसरा करे, चौथा अगले दिन करे, बट ये बुक वही रहती है, एंट्री रूटीन में इसी बुक में होती है। तो यहां पर एंट्री कोई पर्सन जो कर रहा है, वो पर्सन ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं कर रहा, वो बुक ऑर्डिनरी कोर्स में रखी जा रही है। तो ऐसी बुक जो ऑर्डिनरी कोर्स में रखी जा रही है, उस बुक में कोई एंट्री की गई थी, उसमें कोई मेमोरेंडम लिखा गया था, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। ये कहता है क्लॉज बी, सेक्शन 26। इसके अंदर और बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, आप उनको पढ़ के देख लीजिए कि रूटीन मैनर में, देखिए इस सब सेक्शन, इस क्लॉज बी का कोर कॉन्सेप्ट है, आपको चेक करना है कि ऑर्डिनरी कोर्स में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब है प्राय वो व्यक्ति वह काम करता रहता था। अगर कोई व्यक्ति, एक ए है, वो बी को कुछ लेटर्स भेजता रहता है, तो इन लेटर्स में अगर उसने कुछ एक्नॉलेजमेंट कर ली, किसी मनी को रिसिप्ट करने की एक्नॉलेजमेंट कर दी, किसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई एक्नॉलेजमेंट कर दी, तो क्योंकि ये लेटर्स प्राय लिखता रहता था, ऑफन उसको लेटर लिखता रहता, तो ये भी एक तरीके की हैबिट हो गई। तो कहीं ना कहीं हैबिट, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑफनली कोई वो एक्ट होता रहना चाहिए, उस दौरान कोई अगर एक्टिविटी थी तो वो यहाँ कहीं ना कहीं कवर होती है। एग्जैक्ट वर्ड आप वहां पर पढ़ लीजिए। ये दो बातें मैंने आपको बताई, कुछ एग्जांपल देता हूं। एफआईआर रजिस्टर्ड बाय पुलिस। देखिए, पुलिस में, पुलिस स्टेशन में लगभग 100, 200, 300 लोग होते हैं। इस बुक में आज एक पर्सन एबीसी ने कोई एफआईआर रजिस्टर कर दी, कल को सीडीई ने कोई एफआईआर रजिस्टर कर दी, तरसों एक्सवाईजेड ने कर दी, लेकिन उस बुक में ही एंट्री हो रही है और उसी बुक को थाने में इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रखा जाता है, रूटीन मैनर में रखा जाता है, हैबिचुअली रखा जाता है, और अगर एफआईआर होगी तो उसी बुक में होगी। तो एफआईआर जो रजिस्टर की जा रही है वो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की जा रही है। और किसी पर्सन ने अगर किसी थाने में कोई एफआईआर रजिस्टर की थी और अब वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, मर गया है, या मिल नहीं रहा है, या इनकेपेबल हो गया है गवाही देने के लिए, या बहुत दूर बैठा है, उसको लाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा या ज्यादा खर्चा लग जाएगा, तो ऐसी सिचुएशंस में कोई आदमी पहुंच गया है बट उसने एफआईआर करी थी पुलिस स्टेशन में, तो अब उसकी एफआईआर को प्रोड्यूस करके सामने तब बताया जा सकता है कि हाँ देखो जी, ये उस पर्सन का कहीं ना कहीं इसमें स्टेटमेंट था, तो इसको आप रेलेवेंट बना लीजिए। एंट्रीज मेड बाय मैरिज ब्यूरो इन हिज कंप्यूटर या फिर फिजिकल रजिस्टर। मैरिज ब्यूरो के पास कौन गया, कौन आया, किस डेट पे एंट्री हुई, कौन कौन विटनेस थे, रूटीन मैनर में उसी सिस्टम में, उसी बुक में एंट्री करते हैं। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि दो लोगों की जो मैरिज हुई पर्टिकुलर डेट पर हुई थी या नहीं थी, कौन कौन विटनेस थे, तो इसके लिए वो मैरिज ब्यूरो का रजिस्टर लाकर पेश किया जा सकता है, ना कि जिस पर्सन ने उस बुक में एंट्री करी उसी को लाना जरूरी है, क्योंकि वो तो व्यक्ति अब मिल नहीं रहा है। देखिए, अगर वो व्यक्ति मिल रहा है, ध्यान देना, अगर वो व्यक्ति अवेलेबल है तो फिर वही व्यक्ति आएगा भाई। अगर वो नहीं मिल रहा है, देन इस रजिस्टर में अगर कोई एंट्री कर दी गई है तो उस एंट्री को रेलेवेंट बना दिया कि अब आप उस एंट्री को पेश कर सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट,
जो सर्जन प्रिपेयर करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के बाद, वो एंट्री अगर वो डॉक्टर अवेलेबल है जिसने पोस्टमार्टम किया था, तो भैया वो डॉक्टर ही आएगा कोर्ट में उस रिपोर्ट को प्रूव करने के लिए। बट सेक्शन 26 क्लॉज बी कहती है कि अगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुई थी, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहा था वो व्यक्ति, क्योंकि प्रोफेशनल ड्यूटी में कहीं ना कहीं रूटीन होता है। प्रोफेशनल ड्यूटी में अगर कोई एक्टिविटी उसने की थी और वो व्यक्ति अब अवेलेबल नहीं है, तो उसकी इस रिपोर्ट्स को लाकर पेश किया जा सकता है, वो रेलेवेंट बना दिया गया है। ये हुई बात सेक्शन 26 क्लॉज बी। इसके आप इलस्ट्रेशंस देख लीजिए, पढ़ लेना। एक इलस्ट्रेशन दिया है कि अगर क्वेश्चन ये है कि पर्टिकुलर डेट पर कोई सामान भेज दिया गया था या नहीं भेज दिया गया था पोर्ट से, तो जो मर्चेंट है जो पोर्ट से सामान भेजता है, वो लेटर लिखता रहता है। जिसको भी ये सामान भेजता है शिप से, वो उस पार्टी को जिसको सामान भेजा उसे ये पर्सन लेटर लिखता है, हर व्यक्ति को, प्राय उसकी हैबिट है। तो अगर उस पर्टिकुलर मैटर में जहां ये क्वेश्चन उठ रहा है कि वो पर्टिकुलर डेट पर ये कंसाइनमेंट भेज दी गई थी नहीं भेज दी गई थी, तो एक लेटर लिखा गया था, यहाँ वाले मर्चेंट ने लिखा था जहां भेजा गया सामान उसके पास, कि शिप इस डेट को चल पड़ा है, डिपार्चर उसने कर दिया। अब लेकिन वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है जिसने ऐसी एंट्री करी थी, तो ये उसका जो लेटर है ये प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये प्रूव करने के लिए इस पर्टिकुलर डेट पर शिप यहां से डिपार्चर कर गया था। अब बात करते हैं क्लॉज सी। क्लॉज सी में जो हेडिंग है इस क्लॉज सी का और जो क्रक्स है वो है कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ध्यान देना, स्टेटमेंट है, एक ऐसा कथन है जो जिस व्यक्ति ने किया उसी के अगेंस्ट जाता है, इस सूट में उसी के अगेंस्ट जाएगा। ये जैसे एडमिशन में हमने बताया था, ये वही कहानी है। तो अगर मेकर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट है और अब वो इस मेकर मिल नहीं रहा है, वो 4 कारणों में से किसी एक कारण से अनअवेलेबल हो गया है, उपलब्ध नहीं है, तो फिर उसके इस स्टेटमेंट को रेलेवेंट बना दिया और कहा कि भाई अब ऐसे स्टेटमेंट को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगेन क्लॉज सी पढ़ने से पहले मेन प्रोविजन और प्लस क्लॉज सी, देन 26 पूरी होगी। तो मेन प्रोविजन में फिर से वही बात कि किसी एक पर्सन का जो अनअवेलेबल है आज की डेट में उसका स्टेटमेंट है, बट वो स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट्स का है, सुसंगत तथ्यों का है। तो ये मेन प्रोविजन पूरा हो गया। तो अब आगे क्या कहती है क्लॉज सी? सच स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर। तो इंटरेस्ट कौन सा हो सकता है? पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द मेकर, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। पेक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, मुद्रा से, पैसे से संबंधित, धन से संबंधित। और प्रोप्राइटरी का मतलब होता है किसी संपत्ति से संबंधित, उसकी ओनरशिप, संपत्ति की ओनरशिप से संबंधित। अगर इंटरेस्ट है, किसी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है किसी व्यक्ति का, उसने पहले कोई स्टेटमेंट दिया था, लेटर लिखा था किसी को, तो वो स्टेटमेंट अगर ये व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो इसके अगेंस्ट ही अगर प्रूव किया जाना है तो इस लेटर को, इस स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सकता है। ये बात कहती है सेक्शन क्लॉज सी ऑफ 26। हाँ दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि इस चैनल पर अब वीडियो जो अवेलेबल होंगी वो पहले 24 घंटे हर कोई देख सकता है, सभी के लिए अवेलेबल होंगी, लेकिन पहले 24 घंटे बीत जाने के बाद फिर वीडियो केवल मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगी। इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को और फिर आप 24 घंटे के बाद भी एक्सेस पा सकते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ी सी बात ध्यान रखने वाली है, एक कंडीशन है कि ये जो स्टेटमेंट है अगर ये ट्रू होता, इफ ट्रू, द स्टेटमेंट वुड एक्सपोज और वुड हैव एक्सपोज्ड, उस पर्सन को इसने एक्सपोज कर दिया होता कि इसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल जाता या फिर कोई सूट फॉर डैमेज पड़ जाता। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता तो ये मेकर के अगेंस्ट किस तरीके से जा रहा है कि इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो जाएगा या इसके अगेंस्ट कोई सूट डाला जा सकता है डैमेजेस का। अगर ऐसी सिचुएशन का स्टेटमेंट था
और वो स्टेटमेंट अगर सत्य हो तो ये सिचुएशन बैठेंगी, देन ये क्लॉज 20 सेक्शन 26 क्लॉज सी में रेलेवेंट होगा ऐसा स्टेटमेंट। अब बात करते हैं क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 26, जो सेक्शन 32 की क्लॉज 4 है। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है और इसी के साथ पढ़नी है आपको सेक्शन 48। आप उम्मीद करता हूं देखो बेयर एक्ट भी लेकर बैठते होंगे, जहां पर आप साथ के साथ वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज देख लें। अभी यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होने वाला है, तो आपकी अटेंशन इधर चाहिए थोड़ी सी। यहां पर बात कही गई है, कोई पर्सन ऐसा है who gives opinion as to public right, as to public custom or matter in general interest और मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। चार बातों के बारे में अगर किसी व्यक्ति की ओपिनियन है, किस किस बात के बारे में ओपिनियन है, चार कौन कौन सी बातें हैं? पब्लिक का मतलब लोक और राइट का मतलब अधिकार। किसी लोक अधिकार का अस्तित्व है, इसके बारे में ओपिनियन देता है। किसी पब्लिक के कस्टम, लोक रूढ़ी, उसका अस्तित्व है, ऐसी किसी व्यक्ति ने ओपिनियन दी थी। अनअवेलेबल होने से पहले मैटर इन जनरल इंटरेस्ट, जो साधारण हित के मैटर्स हैं, विषय हैं, उनके बारे में किसी ने, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में किसी ने ओपिनियन दी थी। या फिर ऐसे विषय जो लोक हित के हैं, ऐसे विषयों के बारे में किसी ने, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में किसी ने ओपिनियन दी थी। तो ऐसी ओपिनियन, देखिए ओपिनियन ये इस वाले पार्ट में है जहां पर विटनेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन इससे अगला जो सब चैप्टर में आप देखेंगे वहां पर वो सब चैप्टर है कि व्हेन ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्संस आर रेलेवेंट। तो यहां पर भी ओपिनियन और अगले पार्ट में सेक्शन 48 में भी लगभग ऐसी ही ओपिनियन है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, बट ये ओपिनियन जो है ये चार बातों की, ऐसी ओपिनियन किसी ने दी थी, इनकी एग्जिस्टेंस की, अस्तित्व की, लेकिन दो कंडीशन साथ में है कि ये कब दी थी, कि मेकर मस्ट हैव बीन लाइकली टू अवेयर ऑफ सच एग्जिस्टेंस। यहां पर कोर्ट को थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर अपोजिट पार्टी के काउंसिल है तो आपको थोड़ा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि ऐसी ओपिनियन को इररिलेवेंट अगर आपको बनाना है तो आप इस पॉइंट का सहारा ले सकते हो और ये कह सकते हो कि जी ये जो स्टेटमेंट आ रहा है इसका, ये उस समय का है जिस समय ऐसा लगता है कि इसको ये नॉलेज हो ही नहीं सकती। रिलेवेंट कब होगा? जब ये मेकर है, ऐसी संभावना पूरी है कि इसको ऐसी एग्जिस्टेंस की, सच एग्जिस्टेंस, ऐसे चार में से किसी भी एक बात के एग्जिस्टेंस की जानकारी थी। तो दो ट्विन कंडीशन है यहां पर। एक कंडीशन तो कि जिसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था और अनअवेलेबल हो गया है, अब अपनी ओपिनियन दी थी, तो ये ओपिनियन देखिए ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, लेकिन उस समय दी, ऐसे सर्कमस्टांसेस में दी कि उनको देखने से ऐसा लगता है कि इस राइट के, इस रूढ़ी के, इस कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में ये अवेयर हो सकता था। प्लस पहली कंडीशन, प्लस दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। ये ओपिनियन जब दी गई थी, जो आज मैटर कंट्रोवर्सी में है, ये मैटर जब कंट्रोवर्सी में आया उससे पहले दी गई थी। ओपिनियन थी, वो अवेयर था कि ऐसा राइट, ऐसी कस्टम, ऐसा जनरल इंटरेस्ट एग्जिस्टेंस में है, ऐसी संभावना है कि उसको पता था। प्लस जब ये कंट्रोवर्सी अराइज हुई उससे पहले ये ओपिनियन दी गई थी, देन ये ओपिनियन रेलेवेंट हो जाएगी। लेकिन अब देखिए सेक्शन 48, वहां पर भी ओपिनियन की ही बात की गई है। सेक्शन 48 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ सेक्शन 42 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहां पर क्या कहा गया है? ओपिनियन एज टू जनरल कस्टम और जनरल राइट। आप मैच करो अब पिछले सेंटेंसेस जो मैंने बोले, पिछले वर्ड्स जो लिखे। आगे कहता है कि अगर किसी
कोर्ट को कोई एक ओपिनियन फॉर्म करनी है, किसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करनी है कि कोई जनरल कस्टम एग्जिस्ट करता था, जनरल राइट एग्जिस्ट करता था क्या, ऐसी कोई ओपिनियन बनानी है कोर्ट को। तो क्या लिखा कि ओपिनियन ऑफ अ पर्सन, कौन सा पर्सन, a person would be likely to know of its existence if it is existed। अगर ऐसा जनरल कस्टम, जनरल का मतलब साधारण, कस्टम का मतलब रूढ़ी, साधारण अधिकार अगर एग्जिस्टेंस में होता तो संभावना है कि इस व्यक्ति को इसकी जानकारी होती। इसकी पोजीशन बताना चाह रहे हैं इससे, इफ एग्जिस्टेड तो लाइकली संभावना है कि ये पर्सन ऐसी पोजीशन में है जिसकी ओपिनियन है कि इसको पता हो सकता था ऐसे एग्जिस्टेंस की, किसकी एग्जिस्टेंस, उस पॉइंट पर आपको नजर डालनी है, किसकी एग्जिस्टेंस, जनरल कस्टम और जनरल राइट। सेक्शन 26 और उसकी क्लॉज डी में क्या था, किसके लिए ओपिनियन थी, पब्लिक राइट और पब्लिक कस्टम। यहां पे क्या है, जनरल राइट एंड जनरल कस्टम, एक वर्ड चेंज हुआ, जनरल हो गया पब्लिक की जगह पर। अगर आपको पब्लिक कस्टम और पब्लिक राइट मिलता है तो सेक्शन 26 क्लॉज डी, और अगर इस पब्लिक की जगह पर जनरल कस्टम और जनरल राइट मिलता है तो सेक्शन 42 बी ऐसे। डिफरेंस देखना सब, मैं बताऊंगा मैं इनका मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्ट, उस तरीके से दो पार्ट करके भी डिफरेंस दिखाएंगे कि 26 डी एंड 48 में 42 बी ऐसे में क्या डिफरेंस है। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है कि वो व्यक्ति जिसकी ओपिनियन है, जो इन साधारण रूढ़ी और साधारण अधिकार के अस्तित्व के बारे में ओपिनियन देता है, वो ऐसा व्यक्ति था, ऐसी पोजीशन में था कि अगर ये अधिकार एग्जिस्ट सचमुच में करता था तो फिर इसको पता होगा। तो ऐसे व्यक्ति की ओपिनियन को कहा कि ऐसे व्यक्ति की ओपिनियन रेलेवेंट हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस देखने के लिए आप इलस्ट्रेशन देखिए, सेक्शन 26 में दिया गया है एक इलस्ट्रेशन आई, बहुत ध्यान से देखना, और आप अपना जो लॉजिकल माइंड है, एक साधारण बुद्धि की वाले व्यक्ति का जो माइंड है वो अप्लाई करना। द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन रोड इज अ पब्लिक, एक रोड है, रोड बोल रहा हूं, ध्यान देना, रोड क्या बोल रहा हूं, किसके बारे में ओपिनियन, किसके बारे में स्टेटमेंट आना है। क्वेश्चन ये है कि कोई रोड है जो क्वेश्चन में है, क्या वो पब्लिक वे है, क्या वो लोक रास्ता है, पब्लिक वे, क्या पब्लिक वर्ड सेक्शन 42 में है, नहीं है। पब्लिक वर्ड किस में आया, 26 की क्लॉज बी में। तो आगे आता है अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अंदर ओपिनियन छिपी हुई है क्लॉज डी के लिए, लेकिन सेक्शन 42 बीएसए में सीधे सीधे ओपिनियन है, स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है। अ स्टेटमेंट मेड बाय ए, ये कौन है ए को एक्सप्लेन किया क्योंकि मैंने पोजीशन बतानी थी, जिसका स्टेटमेंट आ रहा है उसकी पोजीशन जानना जरूरी है। ए डिसीज्ड हेडमैन ऑफ द विलेज, जिस गांव में से ये रास्ता जाता है, जिस पर क्वेश्चन है कि ये लोक रास्ता है या नहीं है, सभी के लिए है या नहीं है, वो इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था ए ने, जो ए उस गांव का प्रधान था, मुखिया था, उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि हाँ ये रोड पब्लिक रोड है, तभी दिया था, लेकिन आज अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट यहां रेलेवेंट होगा, इज ए रेलेवेंट फैक्ट, ये इस इलस्ट्रेशन में बताया। अब देखिए सेक्शन 42, इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए, ये क्या कहता है। इसमें लिखा है राइट ऑफ विलेजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज टू यूज वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर वेल इज अ जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, बोले तो 42 बीएसए। यहां पर क्या क्या वर्ड आपको एक्स्ट्रा देखने को मिले, पर्टिकुलर विलेज, पर्टिकुलर वेल, तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर लिखकर, विशिष्ट लिखकर एक लिमिट लगाने की कोशिश की गई।
जब लिमिट लगाने की कोशिश की जाए, जब जब जनरल राइट और जनरल कस्टम की बात आएगी तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं एक लिमिट लगाई जाएगी, एरिया छोटा किया जाएगा। अब मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको पब्लिक में और जनरल में। पब्लिक राइट और जनरल राइट, पब्लिक राइट का मतलब ओपन है, कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए ओपन पब्लिक। लेकिन जनरल का मतलब कहीं ना कहीं एक लिमिट लगाई गई है, वो वस्तु ऐसी है जिस पर लिमिट लगाई जा सकती है। हाँ, ये रास्ता भी जनरल हो सकता है, इस रास्ते पर जर्नल, जो पीछे भी बताया, उस रास्ते पर जर्नल राइट था किसी का क्या, तो फिर इसका मतलब क्या इस रास्ते से केवल और केवल पर्टिकुलर गांव के ही लोग निकल सकते थे, या पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर वर्ग, विशेष वर्ग के ही लोग निकल सकते थे क्या? तो फिर वो राइट जनरल हो जाएगा, साधारण राइट हो जाएगा, वो लोक राइट नहीं होगा, वो पब्लिक राइट। तो इसी सेक्शन का जब एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि जनरल कस्टम और जनरल राइट में इंक्लूड होता है विशिष्ट ग्रुप, एक विशिष्ट पर्संस का ग्रुप, उनके राइट की बात होती है। तो यहां देखिए, एक गांव के अंदर एक कुआं है, उस कुएं से पानी पीने का अधिकार चेक करना है और कोर्ट को ओपिनियन बनानी है कि इस कुएं के ऊपर किसका राइट है, क्या जितने भी लोग हैं सबका राइट है क्या उसको, चाहे इस गांव के, चाहे उस गांव के, चाहे उस गांव के, ये चेक करना है। अगर सारे गांव आसपास के कोई भी जाए और पानी ले ले, उसमें से पी ले, कोई भी जाए पानी ले ले, अगर ऐसा राइट है तो पब्लिक राइट है। लेकिन ये चेक करना है कि क्या पर्टिकुलर गांव के लोगों का ही राइट है इसके ऊपर, कोई दूसरे गांव के लोगों ने आके इंटरफेरेंस कर दिया है इसमें, क्या दूसरे गांव के लोगों का राइट नहीं है, देन ऐसा राइट जनरल राइट है, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, पर्टिकुलर लोगों के लिए, पर्टिकुलर गांव के लिए। अगर विशेष वर्ग के लोगों के लिए आए कि भाई क्या इस कुएं में से केवल और केवल विशेष वर्ग के लोग ही पानी पी सकते हैं, ऐसा राइट है क्या, तो वो एक जनरल राइट होगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि पब्लिक बड़ा है, वाइडर, और जनरल छोटा है। और सेक्शन 42 में पब्लिक नहीं है, सेक्शन 42 में जनरल राइट और जनरल कस्टम की बात हो रही है। अब आप कहेंगे सेक्शन 26 में भी जनरल वर्ड यूज हुआ है, आप पढ़ लेना, वहां जनरल राइट नहीं है, वहां जनरल कस्टम नहीं है, वहां मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट वर्ड यूज हुआ है, साधारण हित वाली बात हुई है, साधारण रूढ़ी, साधारण अधिकार नहीं, साधारण हित की बात हुई है। तो आपको कॉम्बिनेशन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फाइनली अगर हम डिफरेंस देखें कि दोनों में क्या डिफरेंस है, सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट क्लॉज 4 या सेक्शन 48 बीएसए की बात करें तो सेक्शन 26 क्लॉज डी एंड सेक्शन 42 बीएसए। तो पहली बात तो यहां पर सेक्शन 26 में स्टेटमेंट की बात होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्सन अनअवेलेबल, कौन सा व्यक्ति है जो अनअवेलेबल है। लेकिन यहां पर बात होती है सेक्शन 42 में ओपिनियन की, राय की। लेकिन यहां पर जो स्टेटमेंट है वो ऐसा व्यक्ति है जो अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहां पर वो व्यक्ति अवेलेबल है, क्योंकि अगर व्यक्ति अनअवेलेबल नहीं होगा तो वो तो लौटकर यहीं आ जाएगा। 42 पीएसए में व्यक्ति अवेलेबल है, कोर्ट में आएगा, अपनी गवाही देगा, लेकिन यहाँ अवेलेबल नहीं है कोर्ट में जाने के लिए, इसलिए इसके इस स्टेटमेंट को रेलेवेंट बना दिया। यहाँ पर ओपिनियन रेलेवेंट है, यहाँ पर स्टेटमेंट रेलेवेंट है। क्वेश्चन आता है दिस स्टेटमेंट में बी ओरल और डॉक्यूमेंट्री। जो सेक्शन 26 क्लॉज डी की बात होती है वहां पर दोनों टाइप के स्टेटमेंट हो सकते हैं, ओरल भी और डॉक्यूमेंट्री भी। बट यहाँ पर केवल और केवल देखिए ओपिनियन जो होती है वो ओरल होती है, उनको कोई व्यक्ति अपने स्टेटमेंट पे, अपने डॉक्यूमेंट, एक किसी डॉक्यूमेंट पर अपनी ओपिनियन लिख के दे दे, इसका मतलब ये वो डॉक्यूमेंट्री नहीं होगी। ओपिनियन हमेशा मेंटल फैक्ट है, एक आप ध्यान रख लीजिए, कोई भी ओपिनियन पहले फैक्ट होना चाहिए। तो फैक्ट होने के लिए किसी भी इंद्री से परसीव कर सकता हो अगर कोई व्यक्ति, मेरी ओपिनियन तो मेरे माइंड में, आप कैसे परसीव करोगे किसी उससे, अपनी सेंस से? ना तो आंख से दिखने वाली मेरी ओपिनियन मेरे माइंड में, ना आप उसको स्किन से टच कर सकते, ना सूंघ सकते हैं, ना आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन फैक्ट की डेफिनेशन में जो सेकंड पार्ट है
मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन, अगर कोई व्यक्ति इस मेंटल कंडीशन को जान सकता है, उसका ज्ञान हो सकता है मेंटल कंडीशन का, तो वो मेंटल कंडीशन भी फैक्ट बन जाएगी। और यहां पर जो ओपिनियंस होती हैं, मेरे माइंड में जो ओपिनियन है मेरी, वो मेंटल फैक्ट है, वो भी एक फैक्ट की कैटेगरी में आता है। तो वो हमेशा ही ओरल होगा। वो तो उसने लिख दिया एक डॉक्यूमेंट पे, अपनी राय मैंने बता दी है, बट वो अगर एविडेंस की बात करेंगे तो वो ओरल एविडेंस है, और उसी व्यक्ति को आना पड़ेगा कोर्ट में जो अपनी ओपिनियन बना रहा है सेक्शन 42 के लिए। यहां पर वो स्टेटमेंट चल जाएगा क्योंकि अब अवेलेबल नहीं है। अगला डिफरेंस देख लीजिए, यहां पर बात हुई पब्लिक राइट या पब्लिक कस्टम की, लेकिन यहां बात हुई है जनरल राइट एंड जनरल कस्टम की। ये दोनों बात मैंने समझा दी आपको कि जनरल में और पब्लिक में क्या डिफरेंस है। हाँ, आप ये कह सकते हो, देखो जी जनरल तो इधर भी वर्ड यूज हो रहा था, बट साथ में देख लीजिए जनरल इंटरेस्ट है और यहाँ पर जनरल राइट है, जनरल कस्टम है, लेकिन यहाँ जनरल इंटरेस्ट है, यहाँ जनरल राइट या जनरल कस्टम नहीं। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी है और यहाँ पर केवल 2 ही कैटेगरी है। अब पब्लिक राइट जो होते हैं वो बड़े होते हैं, वाइडर होते हैं। किस तरीके से मैंने समझाया, जनरल राइट एंड जनरल कस्टम थोड़े नैरोअर होते हैं, रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल होता है। और डिफरेंस देख लीजिए, दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन गिवन बिफोर द कंट्रोवर्सी अरोज। जो सेक्शन 26 क्लॉज डी में स्टेटमेंट दिया था, जिसको अब अवेलेबल ना होने के कारण हम रिलेवेंट बना रहे हैं, वो कंट्रोवर्सी होने से पहले दिया गया था। लेकिन यहां जो ओपिनियन है वो कंट्रोवर्सी अराइज होने के बाद भी दी जा सकती है। ओपिनियन तो जरूरी नहीं है कि पहले ही दी गई थी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। आज हम इतना ही रखेंगे। 4 क्लॉज जो बच गई सेक्शन 26 की, उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर देंगे। चारों की चारों क्लॉज एक ही वीडियो में पूरा कर देंगे। तो आप इलस्ट्रेशन जरूर देखिए सेक्शन 26 में जो पढ़े लिखे गए, और आप मुझे बताइए कमेंट करके कि कौन सा इलस्ट्रेशन कौन सी क्लॉज से कनेक्ट करता है। इलस्ट्रेशन आप सारे पढ़िए, दो एक इलस्ट्रेशन तो मैंने बता दिया। इसी तरीके से आप बताइए कि पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन नंबर ये पर्टिकुलर क्लॉज 26 की पर्टिकुलर क्लॉज से बिलोंग करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लीगल नेम। नमस्कार, जय हिंद।